हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा। और आज हम लोग नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज ऑक्सो एसिड। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस ऑक्सो एसिड। तो देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि जब भी किसी नॉन मेटल के साथ में एटलीस्ट वन OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, नॉन मेटल के साथ में एटलीस्ट वन OH ग्रुप होगा, तो देखिए, तो ये वाला हाइड्रोजन बन जाता है एक्टिव हाइड्रोजन और वी कैन से एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट होकर H+ रिलीज कर देता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें नॉन मेटल से डायरेक्टली एक OH ग्रुप लगा रहता है उसे कहते हैं हम लोग उस नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड। तो हम लोग यहां पर कौन कौन से ऑक्सो एसिड पढ़ने वाले हैं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन एटम्स में क्लोरीन का पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मेरे पास यहां पर है ऑक्सो एसिड्स ऑफ बोरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये लेता हूं बोरॉन। ठीक है, और बोरॉन से हमको जोड़ना है ऑर्थोबोरिक एसिड का। देखो फॉर्मूला है H3BO3। ठीक है, और यहां हम लोग जानते हैं बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। देखिए 1 2 एंड दिस इज 3। और हम लोग 3 OH ग्रुप ऐसे जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है मेरे पास ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां बोरॉन के आउटर मोस्ट में अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? हम लोग जानते हैं हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ईच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, देखिए दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बोरॉन के इस कंबाइंड फॉर्म में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और जैसे ही हम लोग इसको वाटर में रखेंगे, वाटर इसमें मिक्स करेंगे, तो ये जो बोरॉन है ये अपना क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहां से इस हाइड्रोक्साइड को कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है यहां पर। तो यहां आपके पास बनता है, देखो ये 3 OH तो पहले से जुड़े हुए थे, ये 3 OH तो पहले से जुड़े हुए थे, और एक और OH जुड़ गया, कहां से? वाटर से। और अब सॉल्यूशन में क्या रह गया? H+। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑर्थोबोरिक एसिड एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, क्योंकि इसने H+ रिलीज नहीं किया है। इसने क्या किया है? इसने वाटर में से OH को गेन कर लिया है, कैच कर लिया है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि दिस इज लुईस एसिड। याद रखिएगा, बोरिक एसिड एक प्रोटिक एसिड नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, इंस्टेड इट इज लुईस एसिड। तो बोरिक एसिड में एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटिक एसिड है या लुईस एसिड है, और उसमें तरह तरह के MCQ क्वेश्चन बना के वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है यहां पर, देखो यहां पर बोरिक एसिड की हीटिंग इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। देखिए, ये मेरे पास है H3BO3। ठीक है, और हम इसको हीट कर देते हैं, तो हमको सबसे पहले मिलता है HbO2। तो इसका नाम होता है मेटाबोरिक एसिड। आपको ये एज इट इज सीक्वेंस में याद रखना है कि बोरिक एसिड को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटाबोरिक एसिड। और मेटाबोरिक एसिड को फर्दर हीट करेंगे तो ये बनता है बोरिक एनहाइड्राइड। दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। तो देखिए, बोरिक एसिड में ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसी बोरिक एनहाइड्राइड को हम बोरॉन, एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है इसका, हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, ऐसे भी हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो बोरिक एसिड में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक तो इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि बोरिक एसिड एक लुईस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बोरिक एसिड। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी यहां पर बता दिए हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ कार्बन में भी यही सेम सीन है कि कार्बन से डायरेक्टली एटलीस्ट 1 OH ग्रुप आप जोड़ दीजिए। तो देखो, अगर मैं कार्बन के ऑक्सो एसिड की बात करूं तो सबसे पहले आता है कार्बोनिक एसिड। देखिए, दिस इज कार्बोनिक एसिड और इसका फॉर्मूला है H2CO3। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हमने जोड़ दिया ये OH, तो ये बन जाता है H2CO3। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये केवल सॉल्यूशन फेज में ही एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये H2CO3 बहुत जल्दी डिसोसिएट होकर क्या बना देता है, H2O प्लस CO2। अच्छा, कार्बन का एक और ऑक्सो एसिड है जिसे हम ऑक्सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। देखिए ऑक्सैलिक एसिड, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए C डबल बॉन्ड O, ये OH, और C डबल बॉन्ड O और ये OH। और ये कार्बोनिक एसिड आप लोग जानते हैं कि जब भी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है तो यही H2CO3 बनता है, और फिर यही H2CO3 डिसोसिएट होकर वापस क्या दे देगा, H2O और CO2। अब हम लोग आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में, और उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रस एसिड। तो देखिए नाइट्रस एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो मैं देखिए यहां पर एक OH ग्रुप ये जोड़ देता हूं, और बाकी के ऑक्सीजन को मैं जोड़ूंगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और एक लोन पेयर हमारे पास यहां पर रहने वाला है। ठीक, अगर मैं HNO3 की बनाऊं, देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन से एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए, और बाकी के देखिए यहाँ पे दिए 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको मिलता है नाइट्रस एसिड, और ये मिलता है नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, यहां पर ये है मोनो बेसिक एसिड, मतलब इट विल रिलीज 1H प्लस आयन, इट विल ऑल्सो रिलीज 1H प्लस आयन, इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे हम, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, अगर मैं कार्बोनिक एसिड में बात करूं यहां, तो यहां पर ये 2 OH 2 हाइड्रोजन मेरे पास एसिडिक है, तो ये बनेगा डाई बेसिक एसिड। क्या बनेगा, डाई बेसिक एसिड। और यहां भी आप लोग देख रहे हैं डायरेक्टली ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या बनेगा, डाई बेसिक एसिड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की। तो देखिए इसमें कई सारे ऑक्सो एसिड हैं, हम एक एक करके सबकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी बेसिसिटी भी डिसाइड करेंगे। देखो ये मेरे पास सबसे पहले है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। अब देखो हम लोग इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हमको ये पता है सबसे पहले कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले ये 5 वैलेंसी को ऐसे लिख दिया, और यहां P डबल बॉन्ड O और एक OH आप लगा दीजिए पहले से पहले। क्या करना है, P डबल बॉन्ड O और POH, ये दो बॉन्ड बना दीजिए आप। अब उसके बाद जो कुछ आ रहा है आप उसको एज इट इज रखेंगे, उसको बैलेंस करते हुए। देखो एक हाइड्रोजन आ चुका है और 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन अब आपको लिखने नहीं है, आपको 2 हाइड्रोजन और लिखने हैं। तो आप 2 हाइड्रोजन ऐसे लगाएंगे, देखिए ये 2 हाइड्रोजन लगाएंगे ऐसे। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि यहां पे केवल एक OH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक। तो हम लोग इसको कहेंगे दिस इज मोनोबेसिक एसिड। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है। अगला, अच्छा इसी को हम लोग फॉस्फेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। कभी कभी MCQ क्वेश्चन में हाइपोफॉस्फोरस एसिड ना देके फॉस्फेनिक एसिड दे दिया जाता है। ठीक है। अगला देखो H3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, या इसको कहते हैं फॉस्फोनिक एसिड। तो ये आपको लर्न करना है कि फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। अब यहां देखिए, तो सबसे पहला काम है P डबल बॉन्ड O और OH आप लगा दीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गई है, 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। अब आपके पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बची हुई है, ये लो। अब यहां पे आप मुझे बता सकते हैं इसकी बेसिसिटी क्या आएगी, इसकी बेसिसिटी आएगी 2, इसकी बेसिसिटी आएगी 2। अच्छा यही एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, किसी भी ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में जितने ज्यादा P और H के बीच के बॉन्ड होते हैं उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 PH बॉन्ड हैं तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दिस। ठीक। अगला देखिए H3PO4, तो सबसे पहला काम P डबल बॉन्ड O और OH लगा दीजिए। अब देखो जरा, यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो आप एज इट इज OH लगा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिसिटी कितनी आ रही है, यहां बेसिसिटी आ रही है 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, तो ये बेसिसिटी हो गई 2। अब अगला देखो,
मेरे पास एक आ रहा है H4P2O5। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑक्सो एसिड वाले। क्यों है? क्योंकि यहां पूछ लेते हैं बताइए किस में P और P बॉन्ड है, किस में POP बॉन्ड है। इस तरह से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। अब देखो, तो सबसे पहला काम क्या है, इसका नाम देखिए पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब एक चीज हमेशा याद रखना, पायरो कब यूज किया जाता है? जब दो एसिड को मिलाकर उनके बीच में से एक H2O निकाल दिया गया होगा। मतलब फॉस्फोरस एसिड है ये रहा हमारे पास, ये दो फॉस्फोरस एसिड मिलाइए और इनके बीच में से H2O निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखो जरा, तो मेरे पास है देखो P डबल बॉन्ड O, ये रहा फॉस्फोरस एसिड, एक OH यहां लगा देता हूं मैं। ठीक, और एक ये रहा P डबल बॉन्ड O और एक OH यहां लगा देता हूं, और इनके बीच में से H2O निकला है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। अब देखो टोटल आपके पास H4P2O5, तो डेफिनेटली यहां पर आ रहा होगा एक OH और एक OH। यहां आपके पास एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5, और 2 फॉस्फोरस हैं। अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि यहां P और P के बीच में POP बॉन्ड आ रहा है, और अगर बेसिसिटी की बात करूं तो कितनी बेसिसिटी है? 2 यहां पर बेसिसिटी है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला है मेरे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6। तो देखो सबसे पहले हम P डबल बॉन्ड O और ये OH बना लेते हैं। ठीक है, ये तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस का थंब रूल है कि जब भी आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले P डबल बॉन्ड O और OH बना दीजिए। अब उनके बाद देखिए आपने 4 ऑक्सीजन बना लिए हैं, 4 ऑक्सीजन बना लिए हैं, बचे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो आपको एक OH यहां लगाना है, एक OH यहां लगाना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में यहां P और P के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं आ रहा है, और इसकी बेसिसिटी क्या आएगी? इसकी बेसिसिटी आएगी 4। बेसिसिटी विल बी 4। ठीक है, अब देखिए H4P2O7। अब आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O और P OH लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक OH यहां लगाया, एक OH यहां, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब आपको एक ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा बीच में, तो इसका मतलब यहां भी P और P के बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो 2 ऑक्सो एसिड है जहां पर P और P के बीच में ऑक्सीजन आता है, एक है H4P2O5 और एक है H4P2O7। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। तो सबसे पहले आता है मेरे पास सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO3। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली जोड़ दूंगा ऑक्सीजन के साथ में, और बचा हुआ जो एक ऑक्सीजन है उसको जोड़ देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है? 2 है। इट्स बेसिसिटी इज 2। ठीक है, अगला देखें सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाए देखिए तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां बेसिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब आता है मेरे पास कैरो एसिड। तो कैरो एसिड का फॉर्मूला है H2SO5। अब यहां क्या करना है हमको, देखिए ये रहा सल्फर, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O। अब आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वो लगानी है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन लगा देंगे और ये बन जाएगी परऑक्साइड लिंकेज। तो याद रखना है कैरो एसिड में एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। अब आ जाइए थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2S2O3। आपको ये एक टेबल बनानी है सभी ऑक्सो एसिड की, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां H2S2O3 अगर मैं बनाऊं, देखिए तो ये OH मैंने बना दिया, ये OH बना दिया, और दूसरा जो सल्फर है वो प्रेजेंट है S डबल बॉन्ड S से, और इसका नाम है दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आता है हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O7, और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O8। अब इसको समझिए जरा,
तो यहाँ पर मेरे पास सल्फर और ये रहा सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH यहाँ लगाइए और एक OH यहाँ लगाइए, तो दो हाइड्रोजन आपके पास आ गए, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन अभी एक ऑक्सीजन और आ रहा है, इसका मतलब उस ऑक्सीजन को लगाइए बीच में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सो एसिड में अगर 2 सेंटर एटम है तो दोनों सेंटर एटम पे इक्वल एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो यहाँ इस ऑक्सीजन को लगा देंगे बीच में, तो ये बन गया आपके पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये तो SOS लिंकेज है, याद रखना है इस बात को, ये है पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। अब पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड देखिए, ये रहा सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, तो उस ऑक्सीजन को भी यहीं बीच में ही लगाना है आपको, तो ये बन जाएगा आपके पास H2S2O8, और यहां प्रेजेंट है पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये थे सल्फर के ऑक्सो एसिड, हमने सल्फर के फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब के पढ़े हैं। अब हमारे पास लास्ट में आते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन के ऑक्सो एसिड ये है, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां जोड़ दीजिए HO, ठीक है। दूसरा है आपके पास HOClO, जैसे HClO2 भी बोल सकते हैं, दिस इज क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्लोरीन सेंट्रल एटम है, एक OH प्रेजेंट है, बाकी दूसरा ऑक्सीजन जोड़ दीजिए आप डबल बॉन्ड से, तो ये बन गया HClO या HOClO। फिर आ जाइए HOClO2, सेम चीज, इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड। और यहां अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए ये स्ट्रक्चर आएगी कुछ ऐसे, एक OH जोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देख सकते हैं टोटल 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। अब आ रहा है मेरे पास HOClO3, या इसको बोलते हैं HClO4, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, दिस इज पर क्लोरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर देखें इसकी 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक OH और बाकी जगह पर सब क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन। तो ये थे मेरे पास ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। इन पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, देखो -2 +1, तो इसकी कितनी आ गई, +1। ऐसे यहां देखेंगे तो +3, यहां देखेंगे +5, यहां देखेंगे +7, तो इसका मतलब है HClO से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HClO2, HClO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HClO3, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HClO4। तो ऑक्सो एसिड पर बेस्ड कुछ MCQs आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, जहां भी आप पढ़ते हैं टेबल में उसके सामने चार्ट बनाइए और सभी ऑक्सो एसिड को एक बार खुद से प्रैक्टिस करके बना के लिख लीजिए, तो बार बार वो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, तो आपको वो याद हो जाएंगे इन द एंड, और कई सारे MCQ क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।